अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? हाउ आर द गर्ल्स? I'm seeing the attendance only. There are 20 attendees who are online. What about the rest of the students? You guys should come online as soon as possible so that we may proceed towards the lecture. Meanwhile, I'm going to upload your lecture. Okay? We will continue the previous lecture, which was about the which was about the enzymes. तो एंजाइम्स का सब पढ़ कर आए हैं, क्या सीन है? मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे टेक्स्ट करके जो है ना मुझे रिप्लाई करो, ठीक है, ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। ठीक है, मीन वाइल आई एम अपलोडिंग द लेक्चर। जब तक मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ, ठीक है। यस, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द गर्ल्स, जेनिफर, सोनिया, नौरीन जो ऑनलाइन हैं, ठीक है। और ओपन योर बुक्स ऑफ बायोकेम, ठीक है, ओपन द चैप्टर एंजाइम्स, ठीक है, ताकि हम जो है ना इसको कंटिन्यू करें, प्रोसीड करें। और क्लासिफिकेशन का स्पेशली मेंशन्ड इन द लास्ट लेक्चर की क्लासिफिकेशन जो है ना वो तुम लोग अभी से रिवाइज करना शुरू कर दो, बिकॉज इट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स जो है, और अगर तुम लोगों ने तैयारी की होती तो आज बड़ा आसान था तुम लोगों के लिए कि तुम लोग जो हो ना वो पूछ सकते कोई भी क्वेश्चंस ना। अगर कोई भी तुम लोगों को समझ नहीं आती तो उसमें से तुम लोग जो है ना यू कैन आस्क, बट इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू कैन स्टडी। अगर तो वो देखा है चैप्टर तो फिर ही कर सकते हो, अगर नहीं देखा तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। Meanwhile, I'm uploading the enzymes. Where is enzymes? Enzymes. तुम लोग तब तक ऑनलाइन हो जो अपनी बुक्स ओपन करो, जब तक जो है ना मैं एंजाइम्स का ना ये करती हूँ। ठीक है, just wait a moment. G class, new document 419. ठीक है जी, मैं एम गोइंग टू अपलोड इट। जब तक मैं अपलोड कर रही हूँ तुम लोग अपनी बुक्स वगैरह ओपन करो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्लासिफिकेशन जो लास्ट टाइम की थी हमने एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम, बिकॉज आई मेंशन्ड लास्ट टाइम कि तुम लोग इसको रीड आउट करो, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 टाइम्स, ठीक है। व्हेन यू केप्ट ऑन रीडिंग इट, ठीक है, एटलीस्ट अगर सिर्फ रीडिंग ही करो ना तो हम इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ना तुम लोगों की इसमें पॉसिबल है कि समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि क्लासेस हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो एक दफ़ा से नहीं होगा ये तुम लोगों से, ठीक है। इसको क्योंकि मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, कि ऑक्सीडेटिव उसकी कितनी थी, ट्रांसफरेजेस की कितनी थी, हाइड्रोलेजेस की कितनी थी, रिएक्शंस स्पेशली कौन कौन से थे इसमें, तो ऑल गेट मैस अप एंड द सोल्यूशन टू दिस मैस अप। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि स्टडी ट्वाइस थ्राइस, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स अगर करोगे तो फिर समझ आएगी कि यस कि हम जो है ना ये चीज़ें जो है ना इसमें हैं, ऑक्सीडेटिव में हैं, ये चीज़ें इसमें हैं। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि प्लीज़ उसको रीड आउट करो,
ठीक है, और जो चीज़ नहीं समझ आई यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हो, इस पे पूछ सकते हो। तो दैट वाज द रीज़न आई वाज सेइंग यू कि तुम लोग जो है ना उसको पढ़ कर आना है तुम लोगों ने। तो कितने लोग हैं जी जिन्होंने क्लासिफिकेशन की है फाइनली? आई थिंक इट हैज़ बीन अपलोडेड ना फाइनली। तो एंजाइम्स की डेफिनेशन के ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वी ऑल नो। इसमें से कुछ टर्म्स थी जो हमने लास्ट टाइम की थी, प्लस मेजर तो हमने क्लासिफिकेशन ही किया था। अटेंडेंस आई विल टेक आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो क्योंकि अभी देयर आर 19 स्टूडेंट्स टोटल, तुम लोग ज़्यादा हो, तो दैट्स वाई ना अटेंडेंस जो है ना वी विल चेक एट अ लेटर स्टेज। थोड़ी देर बाद मैं तुम लोगों की जो है ना अटेंडेंस को लेती हूँ मैं। तो जी कौन कौन पढ़ कर आया है आज? मुझे तो लगता है तुम लोग भूल भाल गए हो पिछला लेक्चर। अनसब, मरियम, शुमाइला, हिरा, एंजाइम्स क्लासिफिकेशन कितनी क्लासेस हैं टोटल? जल्दी से क्विक रिप्लाई, देख शेख के नहीं, टोटल एंजाइम की क्लासेस कितनी हैं? ठीक है, आई वांट अ क्विक रिप्लाई ना, थोड़ा सा, ताकि ओवरव्यू हो जाए जो हमने लास्ट टाइम किया था। क्विक क्विक रिप्लाई चाहिए होता है इसमें। जी तो हाउ मेनी क्लासेस? यस शहजाद 6, सुमैया यस। जी जी कौन कह रहा है जी मैं पढ़ कर आई हूँ? सुमैया शाहिद। अच्छा दैट्स गुड, देखो पढ़ना तुम लोगों ने अपने लिए, बिकॉज अब एग्जामिनेशन हैव बीन स्टार्टेड, ठीक है, तुम सबको पता है कि पिछले जो बैचेस थे उनके भी हो रहे हैं और तुम सबके भी होने हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास अभी तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्विक रिव्यू एक कर रहे हैं। ऑक्सीडोरेक्टेज थी, ठीक है, पहली क्लास, और फिर उसके आगे से सब क्लासेस थी 4, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, ऑक्सीजनेज एंड हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज, ठीक है, टेबल में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर ट्रांसफरेजेस थी, उसकी फिर आगे से 5 क्लासेस थी, ट्रांसमाइनेज, फॉस्फो ट्रांसफरेजेस, ट्रांसमेथाइलेजेस, ट्रांसपेप्टाइडेजेस एंड ट्रांसएसाइलेजेस। एंड आई टोल्ड यू कि अगर क्लासिफिकेशन आती है कभी भी तो ऑक्सीडोरेक्टेज के नीचे किसी एक एग्जाम्पल, जो भी उसकी सब क्लासेस हैं नाम उनके याद होने चाहिए, बट कोई भी एक एग्जाम्पल कोड तुम लोग कर सकते हो। यस, एंड द one thing which I mentioned that the order of this classification is highly important, ठीक है, order of the classification, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से हाइड्रोलेजेस था जिसमें हमारे पास 3 थी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास थे जी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, और इसके अलावा हमारे पास थे लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। और इसके बाद थी जी हमारी क्लास कौन सी? हाइड्रोलिसिस की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स थी, और मैंने कहा था मिसलिनियस वाली हम नहीं करेंगे, बस ये लिपिड्स तक, जहाँ पे फॉस्फोलाइपेजेस तक हम करेंगे, ठीक है। इस पर लाइगेजेस थी जो कि ज्वाइनिंग करते हैं, लाइएजेस था, आइसोमरेजेस था, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव डन, हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन ही लास्ट टाइम जो है ना वो यहाँ तक ही हमने किया था, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ही इसमें समझ लो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, वैसे तो पूरा चैप्टर जो एंजाइम्स का है दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, बट क्लासिफिकेशन इज बेसिकली ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से हमने जो है ना इसको अच्छी तरह थॉरली बार बार पढ़ना है। अब जी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली एंजाइम्स की, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर ना, एंजाइम्स की जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है,
न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो क्या नेचर है एंजाइम्स की, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स है ना और ये ऑर्गेनिक हैं, तो ऑर्गेनिक या कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन होगा, ठीक है, या तो ये माइनो एसिड होगा। तो जो एंजाइम्स है ना बेसिकली दे आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। और ये हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी सामने आए जिनकी नेचर थी न्यूक्लिक एसिड, जैसे जिनसे डीएनए आरएनए बनता है ना। अब ये नहीं कि वो डीएनए और आरएनए है, ठीक है, बट थिंग इज के जिस जिस मॉलिक्यूल से डीएनए और आरएनए बनते हैं वो उसी मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, ठीक है, एंजाइम्स। तो दैट वाज द बेसिकली नेचर ऑफ द एंजाइम। तो मोस्टली दे आर प्रोटीन इन नेचर, और ज्यादातर बुक्स में ये लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। दे नेवर इनिशिएट एनी रिएक्शन, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, स्टार्टर नहीं है ये स्पीड अप करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट है, एक्सीलरेटर है हम इसको, ठीक है, एक होता है स्टार्टर एक एक्सीलरेटर। तो जो एंजाइम्स है ना बेसिकली ये हैं बेसिकली एक्सीलरेटर्स, ठीक है, ये स्टार्टर्स नहीं है बेसिकली। किसी भी रिएक्शन को ये बेसिकली स्पीड अप जो है ना वो बेसिकली नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा जो है जी दे रिड्यूस द बेसिकली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं, ठीक है, स्पीड को ज़्यादा करते हैं और जो रिएक्शन की एनर्जी है ना एक्टिवेशन उसको कम करते हैं। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या बेसिकली, दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कैलोरीज, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम, ठीक है, एनर्जी चाहिए, दैट इज बेसिकली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए बेसिकली दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। तो उस एनर्जी को बेसिकली ये काम करता है, ठीक है, कि कम एनर्जी जो है ना वो लगे रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा जो है जी सेकंड थिंग, अब जो है एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स कंटेन अ स्पेसिफिक लेफ्ट और अ पॉकेट कॉल्ड द एक्टिव साइट। ये मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि हर एंजाइम के ऊपर जो है ना एक 3 डिमेंशनल कैविटी उसके अंदर होती है, पॉकेट टाइप होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बेसिकली, ठीक है। एंड दैट एक्टिव साइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यही वो एक्टिव साइट है जहाँ पे आके जो है ना वो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है, दैट इज द बेसिकली एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स बेसिकली। तो ये एक्टिव साइट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। इसके अलावा जी हमारे पास क्या है कि द एक्टिव साइट कंटेन्स द अमाइनो एसिड चेन्स दैट क्रिएट अ 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर सरफेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो एक्टिव साइट बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है एंजाइम की सरफेस के ऊपर कि जहाँ पे आके इजीली सबस्ट्रेट फिक्स कर जाए, यानी कि बाइंड कर जाए, और सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेगा। अब सबस्ट्रेट क्या है, जैसे कि सुक्रेज एक एंजाइम है, सुक्रेज, ठीक है, जो कि चीनी शुगर यानी कि सुक्रोज पे एक्ट करता है, ठीक है ना। तो सुक्रोज सबस्ट्रेट है और सुक्रेज एंजाइम है। तो सुक्रेज जो एंजाइम है वो ऐसी एनवायरनमेंट देगा कि सुक्रोज उस पर बाइंड करे ताकि जो है ना ये रिएक्शन को कैटलाइज करवा सके, यानी कि जैसे कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवा सके या जो भी इसका काम है वो पूरा कर सके। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, ये अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सुक्रेज एंजाइम है उसने ग्लूकोज पे भी एक्ट कर देना है, उसने फ्रुक्टोज पे भी एक्ट कर देना है, उसने लिपिड्स पे भी एक्ट कर देना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिर्फ लाइपेज ही लिपिड्स पे एक्ट करेगा, ठीक है, सिर्फ फ्रुक्टेज ही फ्रक्टोज पे एक्ट करेगा, माल्टेज ही माल्टोज पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर हाईली एफिशिएंट, ठीक है। ये जो है ना 3 से 8 दफा रिएक्शन को फास्टर जो है ना वो चला सकते हैं एज कम्पेयर टू कि जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं जिनको एंजाइम स्पीड अप नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अब तो ये है कि रिएक्शंस प्रोसीड ही नहीं करते जब तक उसमें एंजाइम्स या को एंजाइम्स वगैरह ना हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अदर रिएक्शंस जो एंजाइम्स हैं दे आर स्पीडिंग अप द रिएक्शन 3 to 8 टाइम्स फास्टर, ठीक है। तो एक्सीलरेटर है ना, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं ना बेसिकली। तो ये जो है 3 से 8 टाइम्स रिएक्शन को स्पीड आप बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके अलावा क्या है कि एंजाइम्स पे एक्टिवेटर्स भी एक्ट करते हैं और जो है ना इस पे इनहिबिटर्स भी एक्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेटर्स भी इस पे एक्ट करते हैं बेसिकली और इनहिबिटर्स भी इस पे एक्ट करते कैन बी इसकी जो एक्टिविटी है ना एंजाइम की, वो बेसिकली क्या है कि वो स्पीड अप भी हो सकती है, ठीक है, और रुक भी सकती है, इनहिबिट भी हो सकती है, देयर आर सर्टेन इनहिबिटर्स। लेकिन इनहिबिटर्स जो है ना हमारी, हम पढ़ेंगे आगे, हमारी बॉडी में नहीं होते बेसिकली जो इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। ड्रग्स की फॉर्म में अगर तुम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स ले रहे हो या किसी भी हम कंपाउंड की फॉर्म में, ठीक है, उसकी फॉर्म में अगर ले रहे हो। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, को फैक्टर्स, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। को फैक्टर्स क्या है, दे आर नॉन प्रोटीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइम्स को अब जो है ना एक हेल्पर भी चाहिए होता है, ये तो बात डन है कि एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक दो और चीजें भी हैं, ठीक है ना। एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप तो कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन उसमें क्या है कि इनको साथ में ना हेल्पर्स भी चाहिए होते हैं। दो तरह के हेल्पर्स होते हैं, एक होते हैं को फैक्टर्स और दूसरे होते हैं को एंजाइम्स, ठीक है। तो जी को फैक्टर्स और को एंजाइम्स में भी अब फर्क है। तो पहले को फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं कि ये एंजाइम्स को स्पीड करने के लिए हेल्प आउट होते हैं, ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक और ज्यादातर मेटल एटम्स होते हैं, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ठीक है, प्लैटिनियम है, जिंक है। तो मोस्टली दे आर बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, दे आर द बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली। और जो को एंजाइम्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो को एंजाइम्स होंगे ये होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे कि वाइटामिन हो सकते हैं, ठीक है, वाइटामिन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और वाइटामिन का ज्यादा फंक्शन भी यही है कि जो वाइटामिन है ना वो क्या करते हैं, वो एज ए को एंजाइम्स जो है ना वो काम करते हैं बेसिकली जो वाइटामिन हैं, ठीक है। वीडियो मैंने खुद ही ऑफ की है। जो वाइटामिन हैं बेसिकली इनहिबिटर्स हमारी बॉडी में नहीं होते बिल्कुल। हम पेज नंबर तुम लोग देखो ना गुले लिल्ला अपनी बुक से, बुक यहाँ जो स्लाइड चल रही है इस पे देखो पेज नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो अभी हम इनहिबिटर्स का जब टॉपिक आएगा ना तो उस पर इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे वर्कआउट करते हैं। बहरहाल ये है कि एंजाइम्स को ये तो समझ आ गई ना कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में ढेर सारे एंजाइम्स हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहे हैं। इसकी मैंने बड़ी सिंपल सी तुम लोगों को एग्जांपल दी थी कि अभी अगर तुम लोगों ने दोपहर के खानों में कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाई है, कोई आलू शालू खाए हैं कोई, ठीक है, तो अमाइलेज हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। और ये एंजाइम हर वक्त नहीं एक्टिवेट होते हमारी बॉडी में, दे आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन एवर दे आर नीडेड। जब जरूरत होगी ये तभी एक्टिवेट होंगे, ठीक है। जैसे हार्मोन्स, मेरे ख्याल तुम लोगों ने भी हार्मोन्स भी शायद नहीं किए कि किए कर लिए मेरे ख्याल तुम लोगों ने ना। तो उसमें ये है कि नॉट एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड ऑल द टाइम ना, ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होंगे जब इनकी जरूरत होगी हार्मोन्स की तरह। अब अगर कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज़ खाई नहीं तो माइलेज कैसे एक्टिव हो जाएगा, सुक्रोज खाया ही नहीं तो सुक्रेज कैसे एक्टिव होगा, लिपिड्स खाए नहीं तो लाइपेज कैसे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी टाइम पे एक्टिवेट होते हैं जब इनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी में, वरना एंजाइम्स आर नॉट एक्टिवेटेड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये एक्टिवेटर्स भी एक तो ये है कि खुद से उनको हम कर दें, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे इनहिबिटर्स, ठीक है। तो वो जो इनहिबिटर्स है ना वो नेचुरली बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते, तो एंजाइम्स का काम ही खराब हो जाए अगर अल्लाह ने बॉडी में इनहिबिटर्स भी डाले हो। तो इनहिबिटर्स वो हैं जो तुम लोग दवाइयों की फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है। तो हमने जो है ना ये पढ़ना है अभी इंशाल्लाह डिटेल में कि एक्टिवेटर्स क्या हैं और इनहिबिटर्स क्या है, ये अभी जो है ना हम करेंगे ये। अच्छा जी, को फैक्टर दे कैन नॉट बी डायलाइज आउट, डायलिसिस वगैरह इनकी नहीं हो सकती। को एंजाइम्स जो हैं ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये डिफरेंस काफ़ी दफ़ा जो है ना बेसिकली आ जाता है, ठीक है। थैंक यू शहजाद एंड सुंदर, थैंक यू।
जी पता चल गया, हार्मोन्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो आजकल एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस है ना, वो फिर तुम लोगों को भी पढ़ाती हूँ, मॉर्निंग में भी पढ़ाती हूँ, तो फिर समझ नहीं आती कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सी क्लास ने बेसिकली कर दिया है कवर ना। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ना को फैक्टर और को एंजाइम्स में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी अक्सर बहुत दफा आया है, अगर इफ यू लुक एट द पास्ट पेपर्स ना, they are the non-protein organic substances usually the derivatives of vitamins, especially B complex vitamins, ठीक है, जैसे NAD है, FAD है, coenzyme A है which is required by। अब ये NAD FAD क्या है जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे coenzymes हैं, ठीक है। इनके एब्रिविएशंस आगे भी यूज हुई होंगी कई दफा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये लिख लो चाहे। और ज्यादातर वाइटामिन, ठीक है, विटामिन B1 एज अ कोएंजाइम यूज हो जाता है, ठीक है, B6 यूज हो जाता है, B9 फॉलिक एसिड यूज हो जाता है। तो ज्यादातर वाइटामिन भी है ना जो बी कॉम्प्लेक्स के, A D E और K नहीं, वाइटामिन सुने हुए ना नाम वाइटामिन के, वो भी हमने करने हैं अभी। तो A D E K नहीं, बल्कि जो आपके दूसरे वाटर सोलेबल वाइटामिन हैं उसमें ज्यादातर बी कॉम्प्लेक्स का जो ग्रुप है, ये जो वाइटामिन है ना बेसिकली, ये जो वाइटामिन है ना बेसिकली वो एज अ को एंजाइम जो है ना बेसिकली यूज होते हैं। आप इसमें देखो ना, इसमें ना को एंजाइम्स के ना नाम दिए हुए हैं बेसिकली, ठीक है ना, जो को एंजाइम्स जो है ना विटामिन से बने हैं, टेबल में उन्होंने उनके नाम दिए हुए हैं। को एंजाइम B12 जैसे कि साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, फॉलिक एसिड। अब को एंजाइम का नाम है, ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो विटामिन B3 है ना, नियासिन, उससे बेसिकली बना है, ठीक है। NADP भी नियासिन विटामिन B3 से बना है। विटामिन जब हम डिटेल में करेंगे ना तब तो समझ आ जाएगी। थायामीन पायरोफॉस्फेट TPP, दैट इज ऑल्सो ए को एंजाइम, ठीक है। और ये इसकी सिंथेसिस कहाँ से हुई है, ऐसे तो नहीं बॉडी में उठ के आ गया, ये विटामिन B1 से बना है, थायामीन से, ठीक है। इसी तरह से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FAD और जो FMN है, ये भी को एंजाइम्स हैं और ये बने हैं विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन से, ठीक है। तो आ सकता है कि कभी समटाइम्स के प्रिकर्सर कौन सा है, मैं मतलब कि MCQ ऐसा कोई दे सकती हूँ कि NAD का प्रिकर्सर कौन सा विटामिन है, तो NAD निकोटिनामाइड यानी कि वो नियासिन बंदा याद रख ही लेता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसमें टेबल हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, तुम लोग, कि कौन सा कोएंजाइम जो है वो कौन से विटामिन से बेसिकली बना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज MCQs में चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। अभी तो हमारे टेस्ट सेशंस वगैरह भी कुछ नहीं हुए, क्योंकि इस तरह से मजा ही नहीं आ रहा था टेस्ट लेने का। चलो बहरहाल एनीवेज, ये भी टाइम गुजर गया है। अब जी प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई भी हो सकता है। देखो अब ये जो को एंजाइम और को फैक्टर है, ये भी तो ग्रुप्स ही है ना जो एंजाइम के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अ टाइटली बाउंड कोएंजाइम दैट डज नॉट डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम दैट इज बायोचेन ऑफ द कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये समझ लो कि ये कोएंजाइम्स ही हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम से सेपरेट नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जो कि एंजाइम के साथ लगा रहे, उससे सेपरेट ना हो, ठीक है, उसको हम बेसिकली कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ और उससे सेपरेट नहीं होता। अब जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई ना, वो दी हुई है बायोचिन ऑफ कार्बोक्सिलेज, यानी कि एज किसके अंडर में आ रहा है, कार्बोक्सिलेज के ना, तो नाम एंजाइम का है कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और जो बायोटिन है ना वो उसका है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। एंजाइम का नाम है कार्बोक्सिलेज और जो बायोटिन है ना दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसी तरह से और बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कि एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है, ठीक है, और डिसोसिएट नहीं होता, यानी कि सेपरेट आउट नहीं होता। अब है जी एपो एंजाइम, ठीक है। अब तुम लोग ये देखो कि एंजाइम के साथ हमारे पास, मैंने बताया है कि एंजाइम तब तक उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी जब तक उसके साथ कोई ना हेल्पर नहीं प्रेजेंट होगा, यानी कि को एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा या को फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा। अब ये जो एंजाइम के साथ को एंजाइम या को फैक्टर लगे होते हैं ना, ये भी एक तरह से अब एंजाइम का हिस्सा बन गए हैं, पार्ट बन गए हैं। तो एंजाइम्स में जब हम एंजाइम लफ्ज कहते हैं तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक तो जो एंजाइम है यानी कि प्रोटीन नेचर वाला एंजाइम, और एक जो हमने पढ़ा है को एंजाइम जिसकी नेचर प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हुआ है और इसके बगैर एंजाइम अपना फंक्शन भी नहीं पूरा कर सकता। तो एंजाइम में दो चीजें आ गई, एक तो एंजाइम आ गया और एक साथ में इसके को एंजाइम आ गया, ठीक है।
अब जो प्रोटीन पार्ट है ना एंजाइम का, जो एक्चुअली जो इसको हम एंजाइम्स अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको हम मोर स्पेसिफिकली हम उसको एपो एंजाइम भी कहते हैं, बल्कि टर्मिनोलॉजी में हम उसको, रियल टर्मिनोलॉजी में हम उसको एपो एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम। अब व्हाट इज होलो एंजाइम बेसिकली, क्योंकि मैंने तुम लोगों से जिक्र किया है कि एंजाइम में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो एंजाइम और एक साथ में उसका हेल्पर। जब एंजाइम और उसका हेल्पर विच इज को एंजाइम, जब ये दोनों बाइंड कर जाएंगे तो इसको हम कलेक्टिवली उसको एक टर्मिनोलॉजी का नाम दे दिया गया है विच इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम, ठीक है, डन। कि होलो एंजाइम ये डेफिनेशंस जो है ना एमसीक्यूज में भी और वैसे भी देर हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोएंजाइम और कोफैक्टर में डिफरेंस, होलोएंजाइम क्या होता है, एपोएंजाइम क्या होता है, ठीक है, कोएंजाइम क्या होता है। तो अब देखो कि होलोएंजाइम क्या है, इसमें दोनों चीजें आ गई। होलोएंजाइम का मतलब ये है कि उसमें एपोएंजाइम भी है और उसमें कोएंजाइम भी है, यानी कि होलो का तुम लोग इस तरह से ले लो ना, कंप्लीट एंजाइम, होल एंजाइम। होल होता है ना WHOLE, होल सुराख वाला नहीं, डब्ल्यू वाला, WHOLE, होल का मतलब होता है पूरा। तो होलो एंजाइम समझ लो हमने वहां से लफ्ज निकाला है, ठीक है, पूरे से। जो पूरा एंजाइम है ना होलो एंजाइम, उसका मतलब ये है कि उसमें दो चीजें हैं, ठीक है जी। एक उसमें तो है एपो एंजाइम विच इज प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, और दूसरी चीज उसमें है जी को एंजाइम, ठीक है, सेकेंड थिंग एज द को एंजाइम। तो एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, होलो एंजाइम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। In the absence of the appropriate coenzyme, apoenzyme does not show biological activity. अगर कोएंजाइम नहीं होगा ना तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डाउन हो जाएगी। तो एक्टिव तभी अच्छी एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि इसका काम तो रिएक्शन को स्पीड अप करना है ना। तो स्पीड अगर इसके साथ कोएंजाइम नहीं होगा तो नहीं कर सकेगा, यानी कि इसका फंक्शन खत्म हो गया एंजाइम का। तो आपको जो कोएंजाइम्स हैं दे आर हाईली रिक्वायर्ड। अब है जी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स। जिस तरह से हमने पढ़ा था ना आइसोमर्स, इसी तरह से जी हमारे पास हैं आइसो एंजाइम्स, ठीक है, इसको हम आइसोजाइम्स भी कहते हैं। तो अब आइसो एंजाइम्स क्या हैं, ऐसे एंजाइम्स जो कि सेम केमिकल रिएक्शन को बेसिकली प्रोसीड करते हैं, ठीक है, सेम केमिकल रिएक्शन को ये प्रोसीड बेसिकली करते हैं। लेकिन अब फर्क क्या है इनमें, दो ऐसे एंजाइम, तीन ऐसे एंजाइम जो कि एक ही रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, बट उसमें क्या है कि उनका जो स्ट्रक्चर है ना कंपाउंड्स का, एंजाइम्स का, बेसिकली वो रिएक्शन तो एक ही को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है ना उसके सब यूनिट्स जो है ना वो डिफरेंट है। फिजिकली एंजाइम्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और केमिकली जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं ना वो सेम ही है। केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज कर रहे हैं ना एंजाइम, तो केमिकल रिएक्शन जो कैटेलाइज कर रहे हैं ना वो सेम ही है, लेकिन जो है कि अगर इसके जो फिजिकल सब यूनिट्स है ना दे आर डिफरेंट। ठीक है जी, तो ये हैं आइसो एंजाइम्स, या जिनको हम आइसोजाइम भी हम जिसको कहते हैं। These are the enzymes that catalyze the same reaction. They have the same chemical properties but different in their structure. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी। अब एग्जांपल किसकी दी हुई है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि LDH, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, क्रेटीन फॉस्फोकाइनेज, CPK तो तुम लोग सब जानते होगे, हार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है CPK। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है इसमें, एक सेकेंड, क्योंकि एंजाइम्स की जो मेडिकल डायग्नोसिस में जो इम्पोर्टेंस वगैरह ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, एंजाइम से आगे चला गया, एक सेकेंड।
दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है। अब एलडीएच जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के जो ब्रेक अभी करते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ने जरा आइसोजाइम्स। अब देखो जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के जो आइसोएंजाइम्स है ना, बेसिकली वो देखो अब इसकी कितनी सब यूनिट्स हैं हमारी बॉडी में, एलडीएच 1 2 3 4 5, 5 सब यूनिट्स हैं, लेकिन उनकी लोकेशन फर्क है ना, ठीक है ना, और उनका स्ट्रक्चर फर्क है। अब देखो जो एलडीएच है ना, उसमें वन में क्या है, सारे एच हैं, ये कार्डिक मसल में प्रेजेंट होती है, यानी कि हार्ट में। जो एलडीएच 2 है ना, उसमें देखो कि 2 एच हैं, 3 एच है और 1 एम है, 4 सब यूनिटें हैं ना, तो 3 एच टाइप की हैं और 1 एम टाइप की, ये कार्डिक मसल में भी और स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं। जो एलडीएच 3 है, उसमें 2 एच होंगे, 2 एम, ठीक है। इस तरह 4 है, 1 एच, बाकी सारी एम, और एलडीएच 5 में सारी एम सब यूनिट्स। तो फिजिकल इनका जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली दैट इज डिफरेंट, बट जो केमिकल स्ट्रक्चर है दैट इज सेम, ठीक है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, इसका जो है फिजिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो यानी कि डिफरेंट हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, दे आर बेसिकली सेम। इसी तरह से एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, आइसो एंजाइम्स ऑफ सीपीके, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है, सीपीके। सीपीके की 3 टाइप्स हैं, सीपीके एमबी कार्डिक मसल्स में होता है, सीपीके बीबी ब्रेन टिश्यूज में होता है, सीपीके एमएम स्केलेटल मसल्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो अब 3 इसके सब यूनिट्स हैं, यानी कि 3 हम ये कह सकते हैं आइसोजाइम्स हैं सीपीके 3, ठीक है। 3 आइसोएंजाइम्स हैं सीपीके, एक एमबी जो कार्डिक मसल में होता है, एक बीबी जो कि ब्रेन टिश्यूज में, और एक एमएम जो कि स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। आइसोएंजाइम्स ऑफ अल्कलीन फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट इन बोन्स, लिवर, प्लासेंटा एंड इंटेस्टाइन। अब जो आइसोएंजाइम्स है ना, इनकी लोकेशन का भी फर्क है हमारी बॉडी में, ठीक है। द लोकेशन इज ऑल्सो बेसिकली डिफरेंट। जी मैं नमाज के लिए तुम लोग को ब्रेक दे रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं तुम लोग की अटेंडेंस भी करूंगी, जो जो अभी तक आप नहीं ना हुए ऑनलाइन वो हो जाए, ठीक है। नमाज की ब्रेक दे रही हूँ, और नमाज के बाद हम 10-15 मिनट बाद आ रहे हैं वापस 6 बजे, ठीक है, ओके।
Hello, students. We are back. Hello. जी बच्चियों, where are the rest of the students? जी students, are you back? Okay, take 4 or 5 more minutes and be back. Okay, students. There are teen students. हम जी कंटिन्यू करें आइसो एंजाइम की बात करें, ठीक है? तो दे आर द एंजाइम्स बेसिकली which have the same chemical properties. They catalyze the same chemical reaction, but they have the different subunits basically. ठीक है? इनका जो physical जो structure है that is different, and their chemical properties are same. The chemical structures are same. They are the same forms of the enzyme. ठीक है? देखो enzyme एक ही है, यानी कि lactate dehydrogenase. ठीक है? But they have the multiple locations in our body. They are found in the multiple tissues in our body. ठीक है? That's why they have the different subunits. ठीक है? कोई कार्डिक में है, कोई स्केलेटल में है, कोई सिर्फ कार्डिक में है, कोई सिर्फ स्केलेटल में है, ठीक है? इस तरह से कोई ब्रेन में है, तो इनकी जो मल्टीपल लोकेशंस है ना हमारी बॉडी में डिफरेंट हैं, जैसे कि एएलपी यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेटेस का भी दिया हुआ है कि बोन्स में भी है, ठीक है? ये एंजाइम इंटेस्टाइन पे भी है, लिवर में भी है, तो इसकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स हैं हमारी बॉडी में एक ही एंजाइम्स की। तो एक एंजाइम की जब डिफरेंट टाइप्स बॉडी में प्रेजेंट होती हैं तो फिर ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे एंजाइम्स को फिर हम कहते हैं बेसिकली आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स। और ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि द चैप्टर होल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम जब सुकून से करेंगे चैप्टर, ठीक है? पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इफ़ यू लुक एट द लास्ट पेपर, ठीक है, 2000 जो 19 का था, यानी कि 18 वाला बैच और 19 का जो था, तो उसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना इसमें से आए हुए हैं, तो इस लिहाज से तो ये जो है ना दैट इज़ हाईली बेसिकली इम्पॉर्टेंट। तो जी नेक्स्ट हमारे पास है lysoenzymes. They destroy the bacterial cell wall, thus provide the protection against the bacterial infections. ठीक है? बैक्टीरियल ये तो हमारी बॉडी में
जनरली तुम लोगों ने पढ़े होंगे लाइसोजाइम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स आर द स्मॉल बेसिकली बॉडीज, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। और जो लाइसोजाइम्स है ना, बेसिकली दे आर द एंजाइम्स व्हिच बेसिकली destroy the bacterial cell wall. These enzymes are present in saliva. We have basically zymogens और द प्री एंजाइम्स, ठीक है। तो zymogens और प्री एंजाइम्स की कहानी यही है कि बेसिकली मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया है कि ये जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में हर वक्त एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, प्रेजेंट तो होते हैं, ठीक है ना, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, बट नॉट ऑल द टाइम दे आर प्रेजेंट इन द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिकली तभी एक्टिव होते हैं जब जो है ना इनकी जरूरत होती है बेसिकली, ठीक है। दे आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन एवर दे आर बेसिकली नीडेड। जब इनकी ज़रूरत होती है ये सिर्फ तभी जो है ना बेसिकली एक्टिवेट होते हैं। तो अब जाइमोजिन्स और प्री एंजाइम्स क्या हुए, तो बॉडी में तो एंजाइम प्रेजेंट है बट एक्टिव नहीं है। तो जो इनएक्टिव एंजाइम है ना, ठीक है, प्रेजेंट तो है, एक्टिव उसने तब होना है जब उसकी जरूरत होगी। तो अब जो इनएक्टिव एंजाइम है वो क्या कहलाएगा, इनएक्टिव एंजाइम को हम कह रहे हैं प्री एंजाइम भी लिखा हुआ है, कुछ जगह पे प्रो एंजाइम्स भी लिखा हुआ है, और जनरली हम इनको कहते हैं जाइमोजेंस, ठीक है। इनको जनरली हम कहते हैं जाइमोजेंस बेसिकली। तो अब जब इनएक्टिव होते हैं ना तो इसका होती है जो कि इनकी एक्टिव साइड को ना कवर कर देती है, ठीक है, यानी कि इनकी एक्टिव साइड को छुपा देती है, हाइड कर देती है। तो जब इनकी एक्टिव साइड छुप जाएगी ना एंजाइम की, तो फिर वो जाहिर है अगर एक्टिव साइड एंजाइम की छुप जाएगी तो वो तो एक्टिविटी मतलब ये है कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है बेसिकली दैट हैज बीन कवर्ड, ठीक है, उसको कवर कर लिया गया। तो जब जरूरत होती है ना एंजाइम्स की तो फिर उसकी एक्टिव साइट की ऊपर जो एक लेयर डाल दी गई होती है ना, वो बॉडी में नेचुरली विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन अदर एंजाइम्स दैट हैज बीन removed basically, ठीक है। तो they are called as zymogens or the pre-enzymes, and sometimes they're also called as basically pro-enzymes, and they are the basically proteolytic enzymes which are secreted in their inactive form in order to protect the tissue that secrete them, and they are converted to the active enzymes by removing the amino acid covering their active site. So इनकी जो active site के ऊपर जो एक covering है ना basically when it has been removed they are converted back into the active state, ठीक है। अब इसके examples, look at the examples basically. For example, pepsinogen which is a zymogen, ठीक है, that is converted into its active form pepsin, ठीक है। अब जो pepsin is the enzyme, ठीक है, I have told you earlier that there are certain enzymes whose names are not ending in their suffix as, ठीक है, उनके एंड में suffix as नहीं आती बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये एंजाइम्स हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन, और बॉडी में ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हर वक्त वो है इनएक्टिव फॉर्म। जैसे कि पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजिन, ठीक है, ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजिन। तो बॉडी में बेसिकली जो है ना ये इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि पेप्सिन जो है, और इसके अलावा जो है ना अब जब इसकी ज़रूरत होगी ना तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा दोबारा पेप्सिन में जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरह से हर एंजाइम जो है ना बॉडी में अपनी इनएक्टिव फॉर्म में बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये एक्टिव फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है जी, इसके बाद जी हम क्या कर रहे हैं अब, ठीक है ना, पेप्सिनोजिन देखो, और इसको फिर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में, ठीक है। तो कन्वर्शन के लिए डेफिनेटली हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी ना, हमें कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होगा, जैसे कि HCl है, या हमें कोई ना कोई एसिड या कोई कोई भी जो है ना बॉडी में जो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो कोई भी कंपाउंड जो प्रेजेंट है। इसी तरह से ट्रिप्सिनोजिन की एग्जांपल दी हुई है कि ट्रिप्सिन एंजाइम है और जो ट्रिप्सिनोजिन है दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से काइमोट्रिप्सिन इज द नेम ऑफ द एंजाइम
And chymotrypsinogen is the name of the basically inactive form of the enzymes which are converted to their active forms when they are needed. Okay, is it clear? मूविंग ऑन, ठीक है ना। तो राइमोजेन्स और प्री एंजाइम्स जो हैं इनएक्टिव फॉर्म्स हैं डिफरेंट एंजाइम्स की। और अगर ये खुद ही हो जाए ना तो फिर तो इसको ऑटो कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है, ऑटो कैटालिसिस, अगर खुद ही कन्वर्ट हो जाए। लेकिन खुद ही कन्वर्ट होना जो है ना दैट इज नॉट गुड बेसिकली ना, क्योंकि खुद ही वो किसी टाइम भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, बॉडी के लिए वो हार्मफुल भी हो सकता है। तो अगर जब जरूरत हो तभी कन्वर्ट हो तो दैट इज बेसिकली गुड थिंग। अच्छा जी, जस्ट वेट अ मिनट। एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में बेसिकली कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है ना, हाउ बेसिकली एंजाइम्स इन एक्ट इन आवर बॉडी, ठीक है। इन्होंने थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है, ठीक है। और पहले मैं एक इक्वेशन है जो लिख रही हूँ जिसको तुम सब रिव्यू कर लो ना, फिर हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज अ बेसिकली इक्वेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है ना एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और ये बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना बेसिकली ये चेंज होता है बेसिकली ई और प्लस पी में। दैट इज बेसिकली टू स्टेप प्रोसीजर फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम, ठीक है। दो स्टेप बेसिकली प्रोसेस है, सिंपल सा, जो मैंने तुम लोगों को ना अभी सेंड किया है, ठीक है। वॉइस मेरी तरफ से तो देयर इज नो इशू। इज माय वॉइस क्लियर? बिकॉज द वेदर इज गेटिंग यू नो वर्ड्स, तो मे बी आ गई। ओके फाइन फाइन, ठीक है जी। तो दिस इज द बेसिकली टू स्टेप प्रोसीजर फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम, ठीक है। टू स्टेप प्रोसीजर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। और जो कि मैंने तुम लोगों को बताया है, ठीक है। तो दैट इज अ बेसिकली टू स्टेप प्रोसीजर। तो पहले स्टेप में क्या है कि एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है बेसिकली, ठीक है, एंजाइम और बेसिकली जो सबस्ट्रेट है दे कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है। एंड they combine with each other and they form the enzyme substrate complex. Enzyme and substrate combine with each other and they form the enzyme substrate complex, जिसको मैंने लिखा है ES, ठीक है। तो ES कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जो दूसरा स्टेप है ना उसमें जो ES कॉम्प्लेक्स है ना वो चेंज होगा एंजाइम में, क्योंकि एंजाइम्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो कि शायद मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम शायद बताई हो या नहीं, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स जो है ना बेसिकली वो कंज्यूम नहीं होते, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम्स हैं बेसिकली दे आर नॉट कंज्यूम्ड। ये खुद ओरिजिनल फॉर्म में बेसिकली जो है ना वो वापस जो है ना बेसिकली वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं।
ठीक है, ये हमें ओरिजिनल स्टेट में वापस मिल जाते हैं। यही वजह है कि मैंने सेकंड इक्वेशन में ये लिखा है कि P प्लस E, यानी कि E से एंजाइम और P से प्रोडक्ट, के एंजाइम एंड जो प्रोडक्ट है दे आर बेसिकली अवेलेबल। ठीक है, प्रोडक्ट जो आपका सबसेट था वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और जो आपका ई था ना वो जैसा नेटिव स्टेट में आपने यूज किया था ना, सपोज आपने रिएक्शन में 10 ग्राम एंजाइम डाला है तो वही 10 ग्राम आपको जो है ना रिएक्शन के एंड में वापस मिल जाना है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली टू स्टेप मैकेनिज्म ऑफ द enzymatic reactions. This is a two-step process. अच्छा जी, इसके बाद क्या है जी, वो अभी हम चेक करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद बेसिकली फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। प्लीज वेट। जी, अब जी फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट कर रहे हैं। इट वाज बेसिकली रिकनेक्टेड, दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग ना। ओके जी, वॉइस अब आ जाएगी क्योंकि रिकनेक्ट हो रहा था मेरा भी, मेरे ख्याल में बारिश ज़्यादा हो रही है इस वजह से शायद कोई इशू था। ठीक है, ओके। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अब ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के, जो एंजाइम ने, क्योंकि आपको पता है ना रेट ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज करना है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली कंट्रोल इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली इफेक्ट कर, वो है। तो इसमें सबसे पहला देखो दिया हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो अगर आपने रेट ऑफ जो रिएक्शन है ना उसमें जाहिर है सबस्ट्रेट तो होगा, अगर तुम लोगों सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करते हो तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमें वो ये चीज बता रहा है। ठीक है, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम काम करते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो अगर देखो, अगर तुम लोग सब रिएक्शन जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें 10 ग्राम सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो उसमें अगर तुम लोग 12 ग्राम सबस्ट्रेट कर देते हैं, 15 ग्राम, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा बताओ? किसी को कोई आइडिया है? कि अगर हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस उसमें हम जो सबस्ट्रेट है जिसने एंजाइम के साथ बाइंड करना है, ठीक है, तो अच्छा शहजाद ने कहा इंक्रीज होगा। तो इनिशियली क्या है कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे ना, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इंक्रीज होगा, ठीक है, दिस इज ट्रू। इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, लेकिन जब आपके पास जितना एंजाइम है वो सारा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर दिया, सबस्ट्रेट हमारे पास था 10 ग्राम, ठीक है, और जो है हमारे पास सबस्ट्रेट 10 ग्राम था, ठीक है, और जो था एंजाइम वो आपस 15 ग्राम है। अब मैंने सबस्ट्रेट 20 ग्राम और डाल दिया, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ जाएगा क्योंकि जाहिर है जो सबस्ट्रेट था वो फौरन से जो है ना वो एंजाइम जितना अवेलेबल था उसके साथ जो है ना बाइंड कर देगा। लेकिन जब एंजाइम ही 15 ग्राम है तो मैं सबस्ट्रेट 20, 25, 30 करती जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, वो रिएक्शन स्टेडी हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन स्टेडी हो जाएगा यानी कि स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी, तो रिएक्शन जो है ना वो बेसिकली स्टॉप हो जाएगा। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनिशियली व्हेन वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, ठीक है, बट इट विल इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है, एंड आफ्टर दैट सर्टेन लेवल इट विल बेसिकली डिक्रीज, ठीक है, फिर ये स्टेडी हो जाएगा, बल्कि डिक्रीज भी नहीं करेगा बल्कि ये स्टेडी हो जाएगा अभी ये। तो जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेसिकली वो इनिशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब जितना भी जो है सबस्ट्रेट जो हमने इंक्रीज किया है, जब वो जितना एंजाइम प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड कर देगा, यानी कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट उसके बाद में क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो स्टेडी हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा बेसिकली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो। सो इनिशियली इट विल इंक्रीज बट देन इट विल डिक्रीज। अब इसमें एक और चीज देखो लिखी हुई है, विच इज द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन increases with the substrate concentration till a maximum velocity is reached. After reaching the maximum velocity, the rate of reaction becomes constant. बाद में constant हो जाएगा, ठीक है, तो initially increase होगा कि maximum speed तक पहुंच जाए, लेकिन बाद में जो है ना ये basically कम होना कम भी नहीं बल्कि सॉरी जी, तो बाद में बेसिकली ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, स्टेडी हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको हम वी मैक्सिमम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बेसिकली इस लेवल पे इक्वेशंस वगैरह एंजाइम्स की कोई नहीं करनी, ठीक है, बट वी शुड नो कि वी मैक्स क्या है। वी मैक्स है मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि मैक्सिमम जो एंजाइम की स्पीड होगी किसी भी रिएक्शन को जब वो कैटालाइज करे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ भी है, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। द लेवलिंग ऑफ द रिएक्शन एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिफ्लेक्ट्स the enzyme saturation with the substrate of all the available binding sites on the enzyme। इसका मतलब ये है कि एंजाइम पे जितनी बाइंडिंग साइट्स थी, ठीक है, एंजाइम पे जितनी बाइंडिंग साइट्स थी बेसिकली उसमें क्या है कि उसके साथ सबस्ट्रेट जो है ना वो बाइंड कर गया है, ठीक है, जितनी बाइंडिंग साइट्स थी उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंडिंग कर गया, ठीक है, तो
अब आप अगर एंजाइम सबस्ट्रेट और डालते भी जाओगे ना, तो उसके बाद जो है ना कोई फायदा नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है। आप सबस्ट्रेट अगर हम ऐड भी करते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑन द एंजाइम्स। इसमें एक और चीज भी है, माइकल्स कांस्टेंट के एम, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू द माइकल्स मेंटन इक्वेशन, इट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ मैक्सिमम। और इस डेफिनेशन को एज इट इज ही जो है ना, ये कौन से बच्चे जो है बेसिकली जिनको वॉइस का इशू है, प्लीज रिकनेक्ट कर लो। मैंने भी अभी रिकनेक्ट किया था, आई कैन अगेन रिकनेक्ट, ठीक है। इसका तुम लोग की अटेंडेंस लेनी है, बस अभी हम इतना ही कर रहे हैं। बाकी जितने फैक्टर्स हैं ना वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। मेरे ख्याल माइकल्स कांस्टेंट जरा हम पढ़ लें, रिमेनिंग वी विल डू इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे, ठीक है। रिमेनिंग हम जो है ना वो वेडनेसडे को करेंगे। तो माइकल्स कांस्टेंट ये कहता है कि मेरी आवाज आ रही तुम सबको क्लास? नाउ द वॉइस इज क्लियर। ओके फाइन। वीडियो तो मैंने ऑफ की हुई है। वीडियो आती है जब हम ऑफ करते हैं, मुझे बताओ। आई हैव टर्न्ड ऑफ माय वीडियो। आई एम आस्किंग अबाउट वीडियो। ओके क्लास, अगर वॉइस क्लियर है तो हम प्रोसीड कर लें जल्दी से, ठीक है। तो जी माइकल्स बेसिकली एक केमिस्ट का नाम था, ठीक है, जिसने बायोकेमिस्ट का नाम था, ठीक है, जिसने एक कांस्टेंट निकाला था, दरियाफ्त किया था, जिसको हम कहते हैं माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। और इसकी पूरी इक्वेशन है, हमने उसमें नहीं जाना। इसमें सिर्फ उसका ना निचोड़ एक लिखा हुआ है, वो ये था कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ मैक्सिमम, ठीक है। ये ऐसा कांस्टेंट है के एम, ठीक है, कि जिस पे इन रिएक्शन की जो वेलोसिटी है ना दैट विल बी, वो मैक्सिमम से आधी होगी, ठीक है। ऐसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम से आधी होगी। इट डज नॉट वेरी विद द एंजाइम कंसंट्रेशन। इसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ये के एम कॉन्स्टेंट कम होगा ना, लो होगा, तो इसका मतलब है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज्यादा है, क्योंकि ये आधी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। तो ये कम होगा जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की समझ लो दोस्ती बहुत अच्छी होगी ना, एफिलेशन अच्छी होगी, टाइटली एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाउंड किए गए हैं, ठीक है, तो तब के एम वैल्यू जो है ना माइकल्स मेंटन, यानी कि तब एंजाइम की स्पीड भी अच्छी होगी ना, तो के एम वैल्यू जो है ना वो ये कम होगी। और जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिलेशन कम होगी तब के एम वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो माइकल्स मेंटन कांस्टेंट है ना, ये एंजाइम की स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि एंजाइम की एफिनिटी जब सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा होगी तब के एम कम होगा। जब एंजाइम की जो है ना एफिलेशन वो सबस्ट्रेट के साथ कम होगी तब के एम हाई होगा, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज माइकल्स मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। के इसको हम के एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। that has been represented with के एम। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करते हैं। हम टेकिंग योर अटेंडेंस, ठीक है। योर क्वेश्चंस आर मोर देन वेलकम।
Okay, class, if you have any question, you can simply ask, you can simply text, okay? I'm online. Meanwhile, I'm taking your attendance. Okay, class, if you have any question regarding the today's lecture or the previous lecture, you can simply ask. ऐसा है कि नो मैंने एक्सा के लिए लिखा है, कह रही थी मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं, ये वाला मैसेज तो मिला है, लेकिन इससे पहले कौन से थे आपके मैसेजेस? एंजाइम एफिनिटी का मतलब ये है कि एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वो आपस में जो है ना बाइंड किए हैं कि नहीं, क्योंकि एंजाइम ने तो बाइंड करना है, सबस्ट्रेट ने तो बाइंड करना है। अलीजा डोंट टच, खराब है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर, ठीक है? व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ओनली देन जो है ना वो केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा, अदरवाइज द केमिकल रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। ठीक है? Okay, girls, it is clear. Is this clear? If there is any question, you can ask. I'm online. I'm taking your attendance basically. Okay. That was basically at the end because there were other students who were also messaging. So the message basically dropped down, Zaksa. That was the reason basically. You can write in chat any questions. Next time we will basically we will continue this lecture, ठीक है? जो भी remaining इसमें से हैं enzyme activity, टेम्परेचर, अदर फैक्टर्स, ठीक है, वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे। तुम लोगों ने सबको रीड आउट करके आना है और इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट डू रीड फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। मीनवाइल आई एम टेकिंग योर, कैप्चरिंग योर बेसिकली अटेंडेंस। So there are basically 24 students who are online. 24 students are basically online. Okay, girls, I'm taking your attendance.
If there is still any questions, you can simply ask. Meanwhile, I am sending your attendance to the college because they have all the record of your attendance basically, no? ओके गर्ल्स, अटेंडेंस में तुम लोग की ले ली है, ठीक है। अच्छा अक्सा, एक तो तुम्हारा एफिनिटी वाला था ना क्वेश्चन। एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन ही होता है ना बेसिकली, ठीक है। तो ये रिएक्शन यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का, तो लो के एम का मतलब है, मैंने यही बताया कि इसकी पूरी इक्वेशन है बेसिकली ना माइकल्स मेंटन कांस्टेंट की। तो उसमें इन्होंने हमें ये बताया गया है कि जो के एम है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की रिएक्शन की स्पीड के साथ। यानी कि के एम अगर कम होगा ना, क्योंकि उन्होंने ये कैलकुलेशंस के लिए होता है कि अगर हमें के एम दिया हुआ है तो हम उस एंजाइम की वेलोसिटी का अंदाजा लगा लें। के एम हाई है तो इसका मतलब है कि एंजाइम की स्पीड कम है, और के एम कम है तो इसका मतलब है एंजाइम की स्पीड हाई है बेसिकली। दैट इज बेसिकली द बेसिकली लिंक जो है दोनों के दरमियान वो ये है। ठीक है क्लास, एनी अदर क्वेश्चंस अक्सा? What? हम लोग से एक बार मैं खुद बना के दूंगी, बना के दे। चलो चलो बनानी है फिर। Okay, fine. If everything is clear, see you inshallah next week. शैम्पू शैम्पू हल्का सा बना के देना फिर, ठीक है।